गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू वीडियो एकेडमी वेयर लर्निंग मीट सक्सेस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन क्लास को लिया था। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका जिक्र हमने कल की वीडियो में कर दिया था। आज का टॉपिक है दोस्तों सेल। उम्मीद करूंगा ये जो चैप्टर है आज ही शुरू हो रहा है और आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूं कि आप इस लेवल के स्टूडेंट हैं कि इन सारे चीजों को समझने में तनिक भी देर नहीं लगाएंगे। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कल के वीडियो में हमने बताया था सेल का निर्माण कैसे हुआ, फिर इसके बाद टिश्यू, फिर इसके बाद ऑर्गन, फिर इसके बाद दिखाई दे रहा है ऑर्गन सिस्टम, फिर इसके बाद इंडिविजुअल। ठीक है, यहां तक हमने बता दिया था। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे किसके बारे में? सेल यानी कोशिका के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका जो होती है शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल कहने का अर्थ आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, यानी कोई भी चीज कोई एक स्ट्रक्चर लेती है तो एक छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है, तो वहां पे एटम हुआ और जो लिविंग बीइंग होते हैं वहां पे क्या हो जाएगा? सेल यानी कोशिका हो जाएगा। स्ट्रक्चरल इस वजह से कहा जा रहा है कि वह एक स्ट्रक्चर देता है, किसी के बॉडी को एक शेप देता है। और फंक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी छोटे छोटे कण को मिला करके वह अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। इसी वजह से सेल यानी कोशिका को स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, इस कोशिका की खोज किसने करी थी? कोशिका की खोज एक वैज्ञानिक ने करी थी जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। मैं दो बार एक ही वर्ड्स को इसलिए बोलता हूं दोस्तों ताकि आपके माइंड में वो सारी चीजें इंसर्ट हो सके, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने में यदि 2 बार रिवीजन हो जाए तो वो चीजें ज्यादा देर तक याद रहती हैं। तो कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन दोस्तों ये जो कोशिका थी वह एक मृत कोशिका थी, इंग्लिश में बात करें तो डेड सेल थी। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक जीवित कोशिका की खोज करी थी और वो वैज्ञानिक का नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। दोस्तों नाम यदि बड़ा हो रहा है तो उसको छोटा कर सकते हैं, आप लीवेनहॉक भी कह सकते हैं। यहां तक क्लियर? यानी आपको पता चल गया कि कोशिका की खोज किसने करी थी, जो कि स्टार्टिंग में करी थी, और वह मृत कोशिका थी। वह करी थी किसने? रॉबर्ट हुक ने। फिर बाद में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज करी थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कोशिका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सेल यानी सेल थ्योरी किसने दिया था? दोस्तों सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत की बात करें तो वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत की खोज करी थी। अब कोशिका सिद्धांत होता क्या है दोस्तों? कोशिका सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि कोशिका एक होगी, उस कोशिका के अंदर कोशिकांग होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियस होगा, सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, वगैरह वगैरह जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या कोशिकांग हैं, उन सारे चीजों के बारे में उसको एक्सप्लेन करा था। वो किसने करा था? स्लाइडेन और स्वान ने। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ठीक है, तो उसमें कोशिका में बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं, वो चीजें हम एक एक करके एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए हम जान लेते हैं सबसे पहले कोशिका का एक डायग्राम बना करके। कोशिका का हम एक रफ यदि डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, तो हम एक एनिमल सेल का बना के देखते हैं। सबसे पहले कोशिका का कोई निश्चित बहुत ही अच्छा शेप नहीं होता है, लेकिन हम राउंड शेप में इसको बना करके चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, सबसे बीच में एक न्यूक्लियस पाया जाता है यानी नाभिक पाया जाता है। नाभिक के अंदर
एक न्यूक्लियोलस पाया जाता है। अब न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है इसका, हम बाद में जानेंगे। इसके चारों तरफ इस टाइप की संरचना पाई जाती है। इस संरचना का नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए दोस्तों समझते हुए भी चलते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में नाभिक बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियस के सबसे ऊपरी लेयर पे एक मेम्ब्रेन होता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर एक लिक्विड टाइप का पदार्थ होता है, लिक्विड पदार्थ होता है। इस पदार्थ को, इस लिक्विड पदार्थ को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है जिसमें आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम और जितने भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं इसी के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। यानी न्यूक्लियस के बारे में यदि मोटा मोटा जानकारी आपने लेना चाहा तो आपने ले लिया। इसके बाद इसके ऊपर पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे लिख देता हूं मैं, एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार से इस कोशिका का स्केलेटन सिस्टम होता है। स्केलेटन सिस्टम मतलब एक स्ट्रक्चर यानी ढांचा जो कि इसे एक शेप प्रोवाइड कराता है। और इसके ऊपर छोटे 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 ऐसे डॉटेड टाइप की संरचना पाई जाती है जिसे कहते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। ठीक है, कभी कभी इसको राइबोसोम भी बोलते हैं, ध्यान देना। इसके जस्ट ऊपर एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसका फंक्शन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। पहले मोटी मोटा जान लेंगे, फिर इसके बाद डिटेल्स में जानेंगे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें ये जो मैं राइबोसोम बता रहा हूं कि पाए जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो नहीं पाए जाते हैं। और यह ज्यादातर महिलाओं में होता है। इस वजह से उनके चेहरे पे क्या होती है, ग्लो होती है महिलाओं की, क्योंकि यह फैट का निर्माण करता है। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ होता है किसकी वजह से, राइबोसोम प्रस्तुत होने की वजह से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आगे बढ़ते हैं। इसी कोशिका में इस टाइप का संरचना पाया जाता है दोस्तों, ऐसे ऐसे ऐसे। इस टाइप की संरचना को क्या बोलते हैं, इस टाइप की संरचना को बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, दिखाई दे रहा है, गोल्जी बॉडी। अब जान लेते हैं गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो इस वक्त मेरी बॉडी का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग कौन सा है, एक तो हाथ है, दूसरी जबान है या टंग है। तो जो अंग हमारा ज्यादा फंक्शन करता है उसे ज्यादा एनर्जी की भी आवश्यकता होती है। तो ज्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी, हालांकि हमारे ये जो हाथ है या फिर जीभ है इसमें उतनी सारी कोशिकाएं तो नहीं है कि एनर्जी का निर्माण करती जाए और हम उसको यूज कर दें और वो खत्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है, वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो हमारा अंग काम नहीं कर रहा होता है, जैसे इस वक्त मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, तो पैर से उत्सर्जित होने वाला जो एनर्जी है वो हमारे कहाँ आएगा, हाथ में आएगा और हमारी जीभ में आएगा। तो जो एनर्जी होती है वह एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक लेके जाने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी का काम करता है। यह एक प्रकार से एनर्जी को कैरी करके ले जाता है दूसरे कोशिका में या दूसरे अंग में। तो आपने गोल्जी बॉडी का काम जान लिया। इसी में एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है दोस्तों, ऐसा, काफी देखा होगा आपने, ऐसा।
इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह एटीपी में यानी एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और पूरे बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। तो इस वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारी चीजें एक लिक्विड यानी द्रव में रहता है। इस द्रव को कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म। और ऊपर से कोशिका के ऊपर एक पतली सी मेम्ब्रेन रहती है, झिल्ली रहती है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन आपने जान लिया दोस्तों। अब एक और चीज होता है छोटा सा, जिसे बोलते हैं वैक्यूल्स। अब धीरे धीरे करके दोस्तों इन सारे कोशिकांग के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सारी चीजों का। जो बचा होगा उसको हम आगे भी कर देंगे। ठीक है, मिटा दो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लिख देता हूं यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और उसकी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। अब क्यों महत्वपूर्ण होता है ये समझते हैं। यह ऊर्जा का निर्माण करता है हमारे कोशिका में। और यह करता कैसे है, एक बार आप समझने का प्रयत्न करना। यह ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट लेकर के क्रैप साइकिल की मदद से, ठीक है, क्रैप साइकिल की मदद से किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है, जो कि हमारे ब्लड के रास्ते फिर लंग में भेज दिया जाता है, लंग से फिर बाहर निकाल दिया जाता है। अब होता क्या है, कैसे ये प्रक्रियाएं होती हैं, एक बार समझ लीजिए। जैसे ही हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे लंग में गया, लंग में जाने यानी फेफड़े में जाने के बाद वो कहाँ पहुंचता है? हमारे एल्वियोली में, यानी लंग के एल्वियोली में पहुंचता है। एल्वियोली में पहुंचने के बाद उसे ब्लड के द्वारा उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है हमारा ब्लड। अब वो कहाँ जाता है? हमारे हृदय में जाता है। हृदय में जाने के बाद लेफ्ट एट्रियम में जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो वो जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के हर एक कोशिका में पहुंच जाएगा। अब बॉडी के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच गया है। अब पहुंचाते हैं इसको, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को या हमारा भोज्य पदार्थ जो होता है उसको हम कोशिका में पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाते हैं, यानी ग्लूकोज को हम अपने कोशिका में कैसे पहुंचाते हैं? हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो खाने के माध्यम से हमारे बॉडी को मिलता है। तो जैसे हम कुछ खाना खाते हैं वह बक्कल कैविटी के होते हुए ओसोफेगस में आएगा। ओसोफेगस से हमारा कहाँ आ जाएगा? स्टोमच में आ जाएगा। स्टोमच से छोटी आंत में, छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। पहला होता है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है यानी अवशोषण का काम होता है वह छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग से होता है और जेजुनम वाले भाग से होता है। ठीक है, तो खाना का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण हो गया
अवशोषण होने के बाद उस खाने के पोषक पदार्थ को ब्लड में भेज दिया जाता है, और ब्लड में भेजने के बाद फिर वही प्रक्रिया होती है, हृदय में जाएगा और हृदय पूरे कोशिका में उस ब्लड को पहुंचा देगा, यानी उस ग्लूकोज को पहुंचा देगा। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज भी आ चुका है और ऑक्सीजन भी आ चुका है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस, ऑक्सीजन को इंटर करवा देते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन जब मिलता है, ठीक है, H2O प्लस CO2 और प्लस 38 ATP, 38 ATP का निर्माण कर देता है। दोस्तों ये जो 38 ATP है, यही ऊर्जा का फॉर्म होता है। किसका फॉर्म होता है? ऊर्जा का फॉर्म होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यह एनर्जी नापने की एक यूनिट मान सकते हैं, और 38 एनर्जी है और ATP उसकी यूनिट है। तो देखा दोस्तों आपने कैसे माइटोकॉन्ड्रिया में इन सारी चीजों को मिलने के बाद इसका निर्माण हो रहा है, ATP यानी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यह हमारे लिए एक अपशिष्ट गैस है जो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है। इस वजह से ब्लड के माध्यम से इसे कहाँ भेज दिया जाता है? लंग में, और लंग से इसे बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे जब मैं आपको क्रैप साइकिल पढ़ाऊंगा, तो और डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिया, अब हम चलते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का आपने फंक्शन जान लिया था दोस्तों कि गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है। जैसे ही हम एनर्जी की आवश्यकता जिस अंगों को नहीं रहती है, उस अंग को छोड़ करके उस ऊर्जा को दूसरे अंग में भेजने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो गोल्जी बॉडी का भी काम आपने जान लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है क्या? यह एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है कोशिका के अंदर, और ये सारी चीजों को बाइंड करके रखता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 70S और 80S, दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना या निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। इस वजह से राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों। अब ये जानना जरूरी है कि 70S कहां पाया जाएगा और 80S कहां पाया जाएगा। दोस्तों 70S जो राइबोसोम है वो पाया जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। कहने का अर्थ हुआ कि एक कोशिकीय जीव में 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। और समझने की बात करें तो जाहिर सी बात है, यदि बड़ा शरीर है तो बड़ा प्रोटीन या ज्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से 80S इसमें पाया जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और 70S यानी कम प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, वह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा राइबोसोम। तो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और कई प्रकार के छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, उनमें क्या पाया जाता है? 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है वो ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट में पाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? इसको मिटा दूं। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि सेंट्रोसोम क्या होता है। सेंट्रोसोम
सेंट्रोसोम यह एक कोशिकांग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिकांग है, बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसका फंक्शन होता है जो कोशिका होता है उसका निर्माण करना। बहुत बढ़िया भाई, आपको लग रहा होगा कोशिका के अंदर पाया जाता है और कोशिका का निर्माण भी करता है। जी हाँ, ये जो सेंट्रोसोम होता है वह एक नए कोशिका का निर्माण भी कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे इस अंग में 10 कोशिकाएं हैं। कितनी कोशिकाएं हैं? 3 4 3 9 और एक मान लेते हैं ये 10। कितने कोशिकाएं हैं? 10 कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसमें से ये वाला कोशिका मान लेते हैं नष्ट हो गया। ये वाला कोशिका क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो यहाँ पे होने चाहिए थे कितने? 10। हो कितना गया है? 9। तो ये कोशिका क्या करेगी? ये साइड वाली कोई सा भी कोशिका क्या करेगी? अपने सेंट्रोसोम को कहेगी कि एक नया कोशिका का जनरेट करो। तो यहाँ पे ये सेंट्रोसोम क्या कर देता है? एक नए कोशिका का निर्माण कर देता है। तो एक नए कोशिका का निर्माण करने का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं दोस्तों, हमारे बॉडी में एक ऐसा अंग है, एक ऐसा ग्लैंड भी कह सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। अब जब सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाएगा तो सबसे ज्यादा सेल डिवीजन भी करेगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइए कि वो कौन सा अंग है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा सेंट्रोसोम पाया जाता है। और वह सेल जो होता है जिसके अंदर सेंट्रोसोम पाया जाता है वो एक विशेष प्रकार का सेल होता है। उस सेल को भी क्या कहते हैं ये भी बताइए दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको, वो जो अंग है उस अंग को कहते हैं लीवर। हिंदी में बात करें तो उसे कहते हैं यकृत। उसमें एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसे हम कहते हैं हेपेटिक सेल। क्या कहते हैं? हेपेटिक सेल। और हेपेटिक सेल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेंट्रोसोम पाया जाता है, जिसकी वजह से यदि उसका कुछ भाग कट भी जाता है लीवर का, मान लेते हैं ये लीवर है, मान लेते हैं ऐसे कुछ लीवर होता है, यदि इस पोर्शन का ये वाला भाग कट भी गया तो ये कुछ दिनों के बाद अपने आप को दोबारा रिकवर कर लेता है। इसके वजह से, इसी सेंट्रोसोम होने की वजह से, जितना ज्यादा सेंट्रोसोम उतना ज्यादा सेल डिवीजन। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो सेल डिवीजन होने के लिए जो उत्तरदायी अंग है कोशिकांग का वह है सेंट्रोसोम। उम्मीद करता हूं ये चीजें भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम जान लेते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है वो भी एक कोशिका का अंग होता है। अब हम जान लेते हैं कोशिका का अंग लाइसोसोम तो है, लेकिन इसकी खासियत क्या है। दोस्तों, लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा अंग है जो कि न्यूक्लियस का निर्देश मानता है, यानी नाभिक का निर्देश मानता है। यदि कोई भी कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और सेल मेम्ब्रेन हो गया, या फिर कोई सा भी अंग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, यदि ये अपनी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त क्या होगा? जो इनका काम है, जैसे सेंट्रोसोम का काम है सेल डिवीजन का निर्माण करना, ठीक है, या सेल डिवीजन करना, यदि वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो न्यूक्लियस समझ जाता है कि यह हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो उस वक्त जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वह निर्देश देता है किसको? लाइसोसोम को, कि भाई साहब ये मेरी बात मान नहीं रहा है, ये मेरे हाथ से निकल गया, एक काम करो इसको मार डालो। तो लाइसोसोम क्या करता है? यह एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकालता है। इस एंजाइम को कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज कर देता है उसके ऊपर, मान लो सेंट्रोसोम गड़बड़ तो सेंट्रोसोम के ऊपर, और सेंट्रोसोम अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, यदि कोई सा भी अंग कोशिका का न्यूक्लियस की बात नहीं मानता है, यदि न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, उस कंडीशन में जो सारे कोशिकांग होते हैं अपनी मनमानी करने लगते हैं। जब मनमानी करने लगेंगे
तो लाइसोसोम को देख नहीं जाएगा, वो कहेगा कि अच्छा तो आप लोग बहुत ही मनमानी कर रहे हैं, एक काम करता हूं मैं ही फट जाता हूं। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को फाड़ लेता है और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वह पूरे कोशिका में फैल जाता है और कोशिका बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसी वजह से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। वो अपने आप को आत्महत्या कर लेता है कोशिका को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में भी जान लिया आपने। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगला जो कोशिकांग है उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों, कुछ लिक्विड या चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है जो कि जिसके अंदर सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं। इसमें प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और इसी के अंतर्गत न्यूक्लियस भी आ जाएगा। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी आता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। ध्यान देना। अब बात करें यदि साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म बराबर होता है सेल माइनस न्यूक्लियस। ठीक है, यानी कोशिका में से यदि न्यूक्लियस को हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। जैसे ये कोशिका थी, ध्यान देना, ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाएगा। यदि हम न्यूक्लियस को हटा देंगे तो ये वाला जो भाग पाया जाएगा ये क्या पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म। सेल माइनस न्यूक्लियस। सेल, पूरा सेल में से न्यूक्लियस को यदि हम निकाल देंगे तो ये वाला जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म। जबकि ये पूरा भाग, अब ये न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व है इसमें, तो ये पूरा भाग जो होगा, जो न्यूक्लियस को लेके हम चल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और न्यूक्लियस भी आ जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा, न्यूक्लियोलस भी आ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में हम जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि यह बहुत ही जरूरी होता है कोशिका को जिंदा रखने के लिए, एक बिल्कुल ही सुटेबल इन्वायरमेंट प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी जान लिया और प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी जान लिया। अब हम जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। दोस्तों, सेल के ऊपर एक पतली सी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या हुआ सर? सेमी परमिएबल कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा मेम्ब्रेन जो किसी विशेष चीजों को बाहर जाने देता हो और कुछ विशेष चीजों को जाने ही नहीं देता है, रोक लेता है। जैसे यहाँ पे दाल हो गया, चावल हो गया, सब्जी हो गया। ठीक है, अब ये दाल, चावल, सब्जी तीन चीजें हैं और यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की खासियत हो कि वो सिर्फ दाल ही को बाहर जाने देगा, बाकी चावल और सब्जी को अपने अंदर रोक के रखेगा। तो वैसा मेम्ब्रेन जो कुछ चीजों को अपने अंदर से जाने तो देता है लेकिन कुछ चीजों को बाहर नहीं जाने देता है। अब बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ी सर, वो मैं आगे बताऊंगा कि कुछ सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को बाहर जाने क्यों देता है। दोस्तों चलिए बता ही देता हूं। अभी आपने एक सेल कोशिका अंग के बारे में जाना था जिसका नाम था गोल्जी बॉडी। उसका फंक्शन क्या है अभी बताइए? अभी मैंने बताया दोस्तों, उसका फंक्शन है कि जो एनर्जी होती है एक कोशिका में बनी होती है, यदि वहां पे उसकी जरूरत नहीं है तो वह दूसरे कोशिका को दे देता है। यही बताया ना? तो जो एनर्जी होगी वह दूसरे कोशिका में जाएगी, लेके कौन जाएगा? गोल्जी बॉडी।
तो क्या ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, वह इस गोल्जी बॉडी को अपने से जाने देगा कि आप चले जाइए दूसरे बॉडी को या दूसरे अंग को एनर्जी दे करके आइए, जबकि साइटोप्लाज्म को बाहर नहीं जाने देता और किसी भी कोशिकांगों को बाहर नहीं जाने देता। कुछ एंजाइम होता है उसको भी बाहर जाने देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेल मेम्ब्रेन होता है वह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, जो अपने अंदर से कुछ चीजों को बाहर जाने देता है और कुछ चीजों को बाहर नहीं जाने देता है। आगे बढ़े। अब आपने सारे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में जान लिया है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कोशिका कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। कोशिका यानी सेल जो होता है, सेल जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रो कैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब हम जान लेते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में अंतर क्या होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसका निर्माण हमारे जीवन की जब उत्पत्ति हो रही थी उस वक्त हुआ था। ठीक है, तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके अंदर वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो यह पाया जाता है प्लांट, एनिमल्स और मल्टी सेलुलर जितने भी जीव हैं उनके अंदर कौन सा सेल पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। यदि हम फिलहाल मान के चल रहे हैं एनिमल सेल की, एनिमल सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है? ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए और बढ़िया से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो हमने जान लिया कि यह अमीबा, पैरामीशियम और यह जो प्लांट होते हैं और एनिमल होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसको हम मान के चलते हैं एनिमल सेल। तो इसके अंतर्गत यानी प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड कोशिका का एक ऐसा अंग है जो कि स्वयं भोजन का निर्माण कर सकता है। उसके अंदर क्या है? टेंडेंसी पाई जाती है स्वयं भोजन निर्माण करने का, जबकि यूकैरियोटिक यानी एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और सॉरी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। यहाँ तक क्लियर? यदि बात करें इसकी साइज की तो इसकी साइज छोटी होती है, इसकी साइज बड़ी होती है। क्लियर है? और क्या अंतर है इसके? इसमें 70S टाइप का क्या पाया जाएगा? राइबोसोम पाया जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। दोस्तों S जो होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट होता है। इसके बारे में हम जब राइबोसोम पढ़ाएंगे आपको तो डिटेल्स में बताने वाले हैं। सेडिमेंटेशन कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है कि जैसे हम किसी बोतल में पानी को घोलते हैं, पानी में डस्ट पार्टिकल है, तो कितना जल्दी डस्ट पार्टिकल नीचे की तरफ बैठ जा रहा है, तो उस बैठने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को कहते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो उसको हम जब वहां पढ़ेंगे तो और डिटेल्स में जान लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाएगा वो 70S टाइप का, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम पाया जाएगा वह 80S टाइप का। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वह अनडेवलप्ड होता है, अविकसित होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल पूरी तरह से डेवलप्ड यानी विकसित होता है। सारी चीजें उसके अंदर मौजूद होता है जो कि होना चाहिए कोशिका में। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। कल इसका लेक्चर जो बचा हुआ है उसको क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय